कुलपति जी से विनम्र अनुरोध है कि वे माननीय कुलाधिपति जी से निवेदन करें कि वह अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। मैं माननीय कुलाधिपति जी से प्रार्थना करता हूं कि आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देने की कृपा करें एवं नव स्नातकों को शुभाशीष प्रदान करें। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माननीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव जी, उत्तर प्रदेश में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे जी, कुल सचिव श्री विनय कुमार सिंह जी, कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सभी सदस्यगण, शिक्षकगण एवं अधिकारीगण, आमंत्रित सभी अतिथिगण, प्रिय विद्यार्थियों, अलग अलग स्कूलों से आए हुए सभी प्यारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्री महिलाएं, शौर्य और पराक्रम की भूमि झांसी पर स्थित इस बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के 27वें दीक्षांत समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है। मैं पहली बार विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आई हूं। पता नहीं कौन से कारण बीच में आ जाते हैं, तो एक ही विश्वविद्यालय छूट गया। मैं देश की ऐसी महान धरती को प्रणाम करती हूं जहां रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झलकारी बाई, बुंदेलो चंदेलो बुंदेलो, वीर आल्हा उदल तथा अन्य वीर नायक नायिकाओं का शौर्य और पराक्रम विद्यमान है। आज कई विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल या तो अलग अलग प्रकार के मेडल दिए गए हैं। सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं। मेडल प्राप्त करना ये गौरव की बात होती है मित्रों, लेकिन मैं मानती हूं मेडल मिले न मिले, लेकिन हमारा जीवन मेडल जैसा होना चाहिए, बनना चाहिए। एक आदर्श भारतीय बनकर पूरे विश्व को चमकाना है, वो ही मेडल है हमारे लिए मित्रों। और वो काम आप करेंगे ऐसे मुझे पूरा भरोसा है। और दूसरा, शिक्षा के समय पे या तो दीक्षांत समारोह के समय पे आप प्रतिज्ञा करते हैं। जो आपने आज प्रतिज्ञा की है, वो प्रतिज्ञा को हर हमेश आपके सामने रखना, आपके सामने रखना कि मैंने ये दीक्षांत समारोह में जब मैं मेडल लेता था या मेडल लेती थी, उसी समय मैंने एक प्रतिज्ञा की है। और जब प्रतिज्ञा होती है तो उसका पालन तो करना ही पड़ता है भाई। हमारी झांसी की रानी ने यही प्रतिज्ञा की थी, अंग्रेजों को हटाना है। मरते दम तक उन्होंने प्रयास किया। तो ऐसे कई हमारे नौजवान, कई हमारे महिलाएं, कई हमारी बेटियां, कई हमारे राजनीति, कई हमारे अनेक अनेक विभूतियां हो गई, जिसने अंतिम श्वास तक देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। वो ही पथ पर हमें चलना है, वो ही पथ पर हमें आगे बढ़ना है मित्रों। वो ही दीक्षांत समारोह का मेन उद्देश्य है मित्रों।
मुझे सबसे अच्छा दीक्षांत समारोह लगता है तो वो है हमारे छोटे छोटे बच्चे जब स्टेज पर आते हैं और आप सबको देखते हैं, और आपको जब ये मेडल मिलते हैं तब सबसे ज्यादा तालियां तो वो ही बजाते हैं मित्र, छोटे बच्चे ही बजाते हैं आपके लिए। और दूसरा एक एज माहौल देखते हैं ना, अपनी आंखों से देखते हैं, तो उनके मन में भी ये तो विचार जरूर आता होगा कि भाई हम भी 10 साल के बाद इधर आएंगे और गोल्ड मेडल हमारे विशिष्ट अतिथियों के माध्यम से प्राप्त करेंगे। ये विचार लेकर वे यहां से जाते हैं। और ये छोटे बच्चे हैं, अपने जो फ्रेंड सर्कल है स्कूलों में उनके साथ भी बातचीत करते हैं, उनके साथ भी चर्चा करते हैं। और मैं जो टीचर्स आए हैं वो टीचर्स को भी ये कहना चाहती हूं कि आप ने ये सब दीक्षांत समारोह भी देखा है, यूनिवर्सिटी भी देखी है, क्या कार्यक्रम हुआ वो भी आपने देखा। कम से कम आपके यहाँ जो प्रार्थना सभा होती है इसमें इसकी बात जरूर करना मित्र, इसकी बात जरूर करना। दूसरा है हमारी आंगनवाड़ी। हम लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं कि प्रायोरिटी किसको देना है, क्या यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटी देना है या हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो भविष्य के हमारे वीर जवान बनने वाले हैं उनको प्रायोरिटी देना है। ये छोटे बच्चे जो आंगनवाड़ी में आते हैं वो गरीब घर के बच्चे होते हैं, झुपड़पट्टी वाले बच्चे होते हैं। और लास्ट में जो बच्चे इधर आए, जो हम लोगों ने वो छोटा बच्चा था, वो कहां से आए? झुपड़पट्टी के बच्चे थे मित्रों, सब झुपड़पट्टी के बच्चे थे। उनको आगे बढ़ाने के लिए और आंगनवाड़ी में जो बच्चे आते हैं तो छोटे बच्चे होते हैं, चारित्र का निर्माण करना है तो बच्चे का जन्म होता है। इसके पहले माता का गर्भ में जब बच्चा होता है तब से ही उसको संस्कार प्राप्त होता है, वो हम भूल जाते हैं मित्रों, ये हम भूल जाते हैं। और इसी वजह से कई यूनिवर्सिटी को मैंने ये बताया है कि आप गर्भ संस्कार का कोर्स तैयार करिए और हमारी जितनी बेटियां हैं उनको सिखाइए कि 9 महीना जब हमारे पेट में बच्चा पलता है उसी समय हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे आचार विचार करना चाहिए, कैसी फिल्में देखनी चाहिए, कैसी बुक पढ़नी चाहिए, कि जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो गर्भ में पलते हैं वो भी एक संस्कारी बच्चा बनकर ही उसका जन्म हो। ये हमारा काम है। आप सबको पता है, मुझे भी पता है, आपने भी महाभारत पढ़ा है। कुरुक्षेत्र का जब युद्ध होने वाला था उसी समय भगवान कृष्ण ने, पता था उनको तो धर्म और अधर्म का युद्ध होने वाला है, और इसमें एक ऐसी की घटना आएगी जो युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो उसने तैयार किया अभिमन्यु को, अभिमन्यु को तैयार किया जब उसकी माता के गर्भ में था, तब उसने सिखाया कि युद्ध कैसे लड़ना है। मतलब ये हुआ, हम सब समझते हैं कि ये है हमारे यहां, लेकिन अमल में कुछ नहीं। और इसी वजह से मेरा आदेश कहो तो आदेश, जो कहो मान लो, एक गर्भ संस्कार का एक कोर्स स्वेच्छा से हमारी बेटियां पढ़े और इसी तरह वो आगे बढ़े, अपने बच्चों का पालन पोषण करे। इसी तरह मित्रों, जो समस्या है वो समस्या ऐसे दूर नहीं होगी मित्रों। जन्म से एक संस्कार लेकर जो बच्चे आते हैं, धीरे धीरे करके घर में पलते हैं, धीरे धीरे करके सोसाइटी में पलते हैं, इसके बाद बाहर जाते हैं, मित्र मंडली बनती है, आगे बढ़ते हैं, तो उसके मन में कुविचार कभी भी नहीं आता है मित्रों।
कुविचार कभी नहीं आएगा। और कुविचार नहीं आता है तो कोई घटनाएं ऐसी नहीं होती है जो समाज में हो सके। शांति प्रवृत्ति है, सुख शांति मिलती है, समृद्धि मिलती है। ये है संस्कार की बात मित्रों। मैंने और आपने भी बताया कुंडली। अब मुझे इतना ही पूछना है, एक तो बात आपने बताई, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने कुंडली बनाई है मित्रों। भविष्य में कैंसर होगा कि नहीं वो भी कुंडली बताएगी आपको। इतनी अच्छी शोध रिसर्च ये यूनिवर्सिटी ने की है, इसी वजह से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पेटेंट के लिए अप्लाई किया है, लेकिन वैसे पेटेंट नहीं मिलती है, कड़े नियम होते हैं और कड़े नियम से पास होना पड़ता है, लेकिन प्रयास अच्छा है मित्रों। तो मुझे बैठे बैठे ऐसा विचार आया, क्या कुंडली में ये है कि कोई दहेज की मांग करता है या करेगा, ये कुंडली बताएगी कि जो हम लड़के को पसंद कर रहे हैं उसकी कुंडली मिलाओ। हम तो वैसे तो कुंडली मिलाते हैं ना, 32 मिले, कितने मिलते पता नहीं मुझे। तो इसमें एक ऐप में ये भी जोड़ दो कि ये जो लड़के का हम पसंद करने जा रहे हैं वो भविष्य में बेटी के पास से दहेज की मांग करेगा। यदि जो हाँ बोलता है तो हमारी बेटी बच जाएगी भाई इसमें से। सही है कि नहीं है? बहुत अच्छा लगा चित्र प्रदर्शनी का मित्र। बुंदेलखंड की जो चित्रकला है, ये आपने एक पूरा आयोजन करके विद्यार्थियों के पास, 40-50 विद्यार्थियों के पास ये पूरा बहुत ही सुंदर तरीके से ये काम किया है और आपने प्रदर्शनी लगाई और इसमें हमारा और हम स्टेज पर बैठे ने सबका अंदर पेंटिंग कर दिया है। बहुत अच्छा लगा आपका ये काम से मिले। सबसे अच्छा था मिलेट की टोकरी मिली हम लोगों को। मिलेट की टोकरी देखिए, बोलते रहे जाते। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि 2023 के साल पूरे विश्व के लिए एक मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, लेकिन ये बोलने तक नहीं रहना चाहिए। मैंने आज तक जितने दीक्षांत समारोह में मैं उपस्थित रही हूं, इसमें 1 पॉइंट प्रोग्राम भी मैंने रखा था मिलेट। अभी आपके हॉस्टल है तो भाई मिलेट वहां पहुंचना चाहिए, हॉस्टल में ये पकना चाहिए, घर में उसकी शुरुआत होनी चाहिए, कोई बुक बननी चाहिए, रेसिपी बननी चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। यही काम है मित्रों। जब एक कोई विषय हमारे सामने, देश के सामने जब रखते हैं तो ये विषय रखा बस वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैंने आपने जितने व्यंजन बनाए और वहां डिस्प्ले किया, इसमें से काफी चखा नहीं, खाया, हम लोगों ने खाया मित्रों। और ये हमारी जो बच्चे आए ना उनको भी लड्डू दिया साथ में। वो सोच होनी चाहिए हमारी मित्रों। और आंगनवाड़ी नहीं महिलाएं आई, अब उनको भी ये सीखना पड़ेगा मिलेट में से कैसे व्यंजन बनाया जाए। और आपके यहाँ जो बच्चे आते हैं छोटे छोटे, उनको भी ये बनाना है। कुपोषण रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा मित्रों। हमारे पूर्वज खाते थे सब कुछ, लेकिन गेहूं आ गया, बस ले लिया गेहूं और खाने का शुरू कर दिया, उगाने का शुरू कर दिया। और सबसे ज्यादा गेहूं यूपी और मध्य प्रदेश में उगता है, सबसे ज्यादा मित्रों। अब छोड़िए, अब धीरे धीरे करते आधा एकड़ में, 1 एकड़ में ये सब कुछ करिए मित्रों। हमारे किसान भी इसमें लगे हैं और सबसे पूरा विश्व हमारे पास से मिलेट की मांग कर रहा है, मिलेट की मांग कर रहा है। शायद आपने अभी जो लास्ट में मन की बात प्रधानमंत्री जी ने कही, कितने लोगों ने सुनी मुझे बताइए। मैं तो मानती हूं कि जब भी
प्रधानमंत्री की मन की बात आती है, रिकॉर्ड कर दीजिए और फिर हमारे स्टूडेंट को ऐसे ही हॉल में बिठाकर मन की बात सुनाइए मित्रों। इतनी नई नई जानकारियां हमारे सामने वो रखते हैं। अब ये मिलेट की बात जब कही तो ये मन की बात में मैंने सुना तो कई रेस्टोरेंट शुरू हो गई मिलेट की, मिलेट रेस्टोरेंट, और ये हमारे युवा कर रहे हैं मित्रों। क्या इसमें रोजगार नहीं मिलेगा आपको? एक छोटी सी जगह लेकर यदि कोई लड्डू ही बना देते हो तो भी लोग ले जाएंगे, भाई लड्डू तैयार मिला है, ले लो, चलो खाओ। तो इसमें से काफी ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारे प्रधानमंत्री दिशा निर्देश करते रहते हैं कि ये खाओ, ये खाओ, ये करो, ये करो। कल एक लाहरी बाई मध्य प्रदेश की है, उनके बारे में मैं सुनती थी। लाहरी बाई ने अभी तो शायद 4 महीना हुआ होगा मिलेट की बात उन्होंने की, लेकिन वो महिला ने घूम घूम कर ये जो जितने मिलेट थे अलग अलग प्रकार के उसका इकट्ठा किया है मित्रों, और वो बेच रही है, सीड के रूप में वो बेच रही है, और किसान उनके घर पर जाकर ये सीड ले रहे हैं मित्रों। तो ऐसी अनपढ़ हमारी माता है, उनको पर ये पकड़ लेती है कि हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, चलो इसके और बात आगे बढ़ो, ये काम करो। तो ऐसी हमारी महिलाएं जो काम कर रही है उनके बारे में भी हमें बताया जाता है मित्रों। एक बात है, चित्रकूट, झांसी, अलग अलग स्थानों पर 5 के 6 स्थानों पर डिफेंस कॉरिडोर शुरू हो रहा है। सेना के लिए जो साधन चाहिए वो साधन अलग अलग स्थान पर बनाने के लिए भारत सरकार ने, डिफेंस मंत्रालय ने एक काम शुरू किया है। एक इधर है, मुझे पता नहीं कि क्या क्या बनाने वाले हैं, लेकिन मेरी ये सुझाव है कि जो साधन वहां बनाने वाले हैं उनकी टेक्नोलॉजी ये हमारे स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए यूनिवर्सिटी में, तभी रोजगार मिलेगा ना उसको। तो उसका स्टडी करिए मित्रों, और अब अध्यापक स्टडी करें कि कौन से साधन झांसी में बनने वाले हैं, कौन से साधन चित्रकूट में बनने वाले हैं, कौन से साधन कानपुर में बनने वाले हैं, कहाँ लखनऊ में बनने वाले हैं, अलीगढ़ में बनने वाले हैं। तो ये साधन की जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी हमें हमारे स्टूडेंट्स को सिखाना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि हमें कोर्स शुरू करना पड़ेगा और विद्यार्थी को एडमिशन देकर ऐसी लैब बनाकर आगे बढ़ना पड़ेगा मित्रों। ऐसा मत सोचिए कि ये तो भारत सरकार बनाने वाले, वो तो बनाएंगे, लेकिन रोजगार कब मिलेगा स्टूडेंट्स को? जब वो सीख कर बाहर निकलेगा और जब इंटरव्यू होगा और उनको पता चलेगा कि वो ठीक है, वो साधन उसको वो चला सकता है, तो उसको रोजगार मिल सकता है। तो आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितने भी साधन बन रहे हैं वो साधन हमारी यूनिवर्सिटियों में भी बने, उसकी शिक्षा प्राप्त करें हमारे विद्यार्थी और आगे बढ़े, इसके लिए प्रयास करना चाहिए मित्रों। दूसरा है, मैं अभी 2 दिन पहले पुणे में गई थी। पुणे में 2 यूनिवर्सिटियों मैंने देखी, एक थी MIT विश्वविद्यालय और दूसरी थी सिम्बोसिस। और लगभग 8-9 विश्वविद्यालयों के VC ने मैं वहां भेजा था। तो VC और मैं सब जब यूनिवर्सिटी हम लोग देखते हैं तो कितना अद्भुत काम हो रहा है, और वो समझकर यूनिवर्सिटी में वापस आते हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा होना चाहिए मित्रों। मैं जब सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी देखने के लिए गई तो हमारे यहाँ भी मीडिया सेंटर होता है और ये मीडिया वाला सब कुछ सीखते हैं, लेकिन वहां का जो मीडिया सेंटर था, ये मीडिया सेंटर ऐसा बनाया था वे लोगों ने, वहां पिक्चर बनते हैं मित्रों। यूनिवर्सिटी में पिक्चर बनते हैं, और जो फिल्म
बनाने वाले लोग हैं ये वहां आते हैं और फिल्म स्टार सब लोग आते हैं और भी पिक्चर बनता है। इसमें काफी कोई खर्च नहीं है मित्रों, लेकिन एक सोच चाहिए कि हम हमारी लैब कैसे बनाए, धीरे धीरे करके उसका कैसे एक्सपांशन करें कि जिसकी वजह से आसपास के विद्यार्थियों को रोजगार भी मिले और इसमें हिस्सा लेने का आनंद भी मिले मित्रों। दूसरा मैंने हॉस्टल देखी मित्रों। हॉस्टल 3 प्रकार की हॉस्टल वहां थी। इंटरनेशनल हॉस्टल, क्योंकि जो विदेश से जो विद्यार्थी आते हैं वो हॉस्टल में रहते हैं, और महाराष्ट्र के अलावा जो अलग अलग राज्यों से विद्यार्थी आते हैं तो उसके लिए अलग हॉस्टल थी, और लोकल मतलब महाराष्ट्र के विद्यार्थी जो इसमें रहना चाहते हैं तो उसके लिए अलग हॉस्टल थी। हॉस्टल का रोम देखा मित्रों। इंटरनेशनल हॉस्टल थी और जो राज्य सरकार के जो स्टेट की हॉस्टल थी, इसमें हमारी परंपरा, हमारा क्राफ्ट, हमारी डिजाइन, हमारी सांस्कृतिक प्रवृत्तियां ये हॉस्टल के रूम में दिखाई थी मित्रों। उस हॉस्टल की रूम में दिखाई थी। आप सोचिए, क्राफ्ट भी वहां था, छोटे छोटे जो साधन थे वो भी वहां डिस्प्ले किए हुए थे कि हम क्या क्या बना रहे हैं। मान लो कि अलीगढ़ तो ताला बनाते तो छोटा ताला भी वहां था। आगरा के जो वो बनाते हैं ना, वो पत्थर पर कोतरनी करके, तो वो भी डिस्प्ले वहां हुआ था। क्राफ्ट की चद्दर थी, बेडशीट थी, और दीवार पर लटका हुआ कई साधन थे। और जैसे हम एंटर किया तो मैंने कहा कि ये तो राजस्थान का है। जैसे अंदर गए तुरंत सब देखकर मैंने कहा तो राजस्थान वाला है। तो राजस्थान की झलक वहां दिखाई पड़ती थी, और वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसमें रहते हैं 5 साल, तो ये सीख कर जाते हैं कि हमारा देश कैसा है, मतलब हमारे देश में क्या क्या है। तो हम बनाते तो है सब कुछ, लेकिन डिस्प्ले जिस तरह करना चाहिए ये हम नहीं सोच सकते हैं मित्रों। कल कभी कभी मैं बातें ऐसी भी करती हूं। आसाम, आपको पता है आसाम में क्या हो रहा है? आसाम में लाखों बेटियों का विवाह हुआ। 15 साल से कम उम्र वाली बेटियों का विवाह हुआ, और 1 साल में 1 लाख बच्चियां सगर्भा प्रेग्नेंट बनी। अब सोचिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, लड़कियां थी 12-13 साल की। क्या ये 12-13 साल की बेटियां को हम विवाह करते हैं, क्या धक्का नहीं लगता है अंदर? मुख्यमंत्री ने जितने लोगों ने बाल विवाह किया था सब लोगों को पकड़ा, FIR दर्ज करवाई। कानून है, कानून का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता है मित्रों। अब 1 लाख बच्चियां, 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की, 15 साल की बेटियां प्रेग्नेंट बनकर जब बच्चे का जन्म देगा तो कितने बच्चे बचेंगे, कितनी मां बचेगी? 50% का आंकड़ा वो लोग बोलते थे, जो चर्चा करते थे वे लोग, 50% बेटियां मर जाती हैं, बच्चे मर जाते हैं। फिर भी हम वो करते रहते हैं। हमारे देश में है सब कुछ। 18 और 21 साल की उम्र वाले बेटी का विवाह हो तो ठीक है,
लेकिन अभी पढ़ने लायक बेटी है, होनहार बच्चे हैं, फिर भी हम उसका विवाह कर देते हैं और संतोष हो जाता है कि हम लोगों ने बेटिया को विवाह कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया। मित्रों, मैं ये कहना चाहती हूं कि हमारा काम विवाह करने का नहीं है, हमारा काम बेटियों बेटे को पढ़ाने का है, अच्छे इंसान बनाने का काम है हमारा। ये भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं, एक ही शब्द समझते हैं कि हमारा काम है कि वो जन्म हुआ 10, 12, 15 साल की हो जाए, विवाह कर दो, हमारा काम खत्म हो जाए। मित्रों, अरे खत्म नहीं होता है, बढ़ जाता है आपका काम। और कानून ने हमारे अधिकारी बैठे हैं इधर, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, डीएम हो, एसपी हो, कोई भी हो, कमिश्नर हो, कोई बेटा बेटी का बाल विवाह नहीं होना चाहिए। आप रुकवाइए मित्रों, आप रुकवाइए। ये मत सोचो कि कोई एप्लीकेशन करे और हम जाकर उसका विवाह बंद करवाए। कोई भी ज्ञाति का हो, कोई भी बड़े लोग हो, मत सोचिए, सोचिए सिर्फ बेटी की जिंदगी सोचिए और उसको बंद करवाइए मित्रों। वही शिक्षा है हमारी। किसी का जीवन हम कैसे बर्बाद कर सकते हैं मित्रों। और कल जब ये मैंने सब सुना आसाम का, तब मुझे लगा कि मैं तो बोलती रहती हूं मित्रों, बाल विवाह होना ही नहीं चाहिए, बंद करवाइए। और यूनिवर्सिटी का एक काम भी है, आप भी आंदोलन करिए, चलाइए आंदोलन, बाल विवाह बंद करो, बाल विवाह बंद करो, दहेज बंद करो, दहेज बंद करो करके चलाइए आंदोलन। क्यों नहीं चलाते हो आप सब लोग? घर में भी चलाइए मित्रों। छोटी बहन का विवाह लेते हैं तो बंदा करिए, पिताजी को नहीं होगा ये, खड़े हो जाइए सामने। वही शिक्षा है मित्रों। समस्याएं वैसे कभी दूर नहीं हो सकती है मित्रों। इसके लिए युवा युवतियों खड़ी हो जाए। आज आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए यूनिवर्सिटी के माध्यम से उनको कुछ साधन मिले हैं मित्रों। आज तक लगभग यूनिवर्सिटियों और इसके साथ एफिलेटेड कॉलेजों के माध्यम से 3000 से ज्यादा आंगनवाड़ी में ऐसे साधन पहुंचे हैं मित्रों। ये सिर्फ न सिर्फ यूनिवर्सिटी ने काम किया है मित्रों, कोई सरकारी खर्च नहीं है इसमें। कॉलेज और यूनिवर्सिटी सबने मिलकर किया है। ये बच्चे आते हैं, जरा चेयर में बैठे तो सही भाई, लिखने के लिए टेबल तो चाहिए कि ना चाहिए मित्रों। खेलने के लिए साधन चाहिए, बॉल चाहिए, साइकिल चाहिए, बोर्ड पर लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड चाहिए, खाने के लिए कुछ चीजें चाहिए, प्लेट वगैरह चाहिए। और सबसे अच्छा है कि सब कुछ जब आंगनवाड़ी में मिलता है तब संख्या बढ़ जाती है मित्रों। संख्या बढ़ती है क्योंकि खेलने के साधन वहां है। और बच्चे छोटे होते हैं तो उनको सबसे ज्यादा खेलना पसंद होता है। और ये जो खेल के साधन है इसमें से शिक्षा मिलती है उसको। बॉल है तो आकार कैसा है, कलर कैसा है, ये चेयर का कलर कैसा है, ये ज्ञान है इसमें से, और कुछ करने की जरूरत नहीं है मित्रों। ऐसी सारी चीजें बच्चों को दी है कि वे लोग वो देखकर ही सीख जाएंगे और आगे बढ़ेंगे मित्रों। और इसकी वजह से हमारी आंगनवाड़ियों को आज यूनिवर्सिटी के माध्यम से ऐसे साधन प्राप्त हुए हैं। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को इतना ही कहूंगी कि आप उसका मैक्सिमम उपयोग कीजिए, सबसे ज्यादा उपयोग करिए। सबको बिठाने की जरूरत नहीं, एक कॉर्नर पर बच्चे खेलेंगे, कोई कॉर्नर पर संगीत होगा, कोई कॉर्नर पर बच्चे बैठकर कुर्सी में बैठकर लिख पाएंगे, तो कोई बच्चे बॉल खेलेंगे। अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां बच्चों को दे दोगे तो बच्चे प्यार से
आनंद से वो सीख जाएंगे मित्रों। उसका ग्रास्पिंग पावर हमारे से भी ज़्यादा होता है। और इसकी वजह से ये काम आपने आंगनवाड़ी को दिया है, इसी वजह से मैं यूनिवर्सिटी को भी धन्यवाद देती हूँ। और लास्ट में कई बुक तैयार की आप लोगों ने, लेखकों ने की। अध्यापकों भी पढ़ाना तो काम है ही, लेकिन हमारे यहाँ जो सर्वश्रेष्ठ प्रवृत्तियां होती रहती है, इसका भी लेखन कार्य हो। क्योंकि नेक एक्रेडिटेशन में ये क्या पब्लिश किया आपने, इंटरनेशनल पब्लिशन क्या हुआ आपका, ये सब दिखाई पड़ता है, वो ढूंढते हैं मित्रों। और इसी वजह से ये भी जरूरी होता है कि हमारे अध्यापक कुछ न कुछ रिसर्च करें, इसकी बुक्स वगैरह तैयार करें और यूनिवर्सिटी को नेक एक्रेडिटेशन में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करें, जिसकी वजह से ग्रांट वगैरह वगैरह इसके हिसाब से मिलने वाला है मित्रों। हमारे यूजीसी के उपाध्यक्ष बैठे हैं, उनके साथ ये जोड़ रहे हैं कि आपको क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपने यूनिवर्सिटी में क्या क्या किया है, और इसके हिसाब से ही यूजीसी या तो अन्य संस्थाएं ग्रांट देगी मित्रों। और इसी वजह से हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम इसमें मेहनत करें और सब डेटा एकत्र करें, और जो नेक के क्राइटेरिया है साथ और सब बिंदु भी है, इसमें अच्छी तरह से फिट करें। इसमें आज मुझे खुशी है कि लखनऊ में किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, 180 साल पुरानी, और डेली 7-8 हजार ओपीडी है इसमें। उसका भी नेक मूल्यांकन हुआ और आज पता चला कि ये यूनिवर्सिटी A+ में आई है मित्रों। बहुत कठिन होता है, और इसमें मेडिकल यूनिवर्सिटी को A ग्रेड मिलना ये सबसे कठिन होता है, सबसे कठिन होता है। फिर भी वे प्रयास किया, और प्रयास इतना सुंदर किया था कि जिसकी वजह से A+ ग्रेड वे लोग प्राप्त कर सके हैं। मैं भी यहाँ से जाऊंगी तो उनको मिलूंगी, और अभी से उसको मैं इधर से धन्यवाद देती हूँ सभी को कि आपने प्रयास चालू रखिए, आगे आगे बढ़ाते रहिए मित्रों। फिर से सभी विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को फिर से मैं बधाई देती हूँ कि आपने जो गोल्ड मेडल या तो सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, आपका जीवन उज्जवल बने, खुश रहो जीवन में, और देश को आगे बढ़ाते रहो, और विश्व में हमारा नेतृत्व रहे, इसका प्रयास हमें भी करना है। अमृत काल आपके अंडर में है मित्रों, आप कर्णधार बनने वाले हो अमृत काल का। 25 साल की उम्र है, 25 साल बाद 100 साल पूरा होगा हमारे स्वतंत्रता को, हमारी देश को आजाद हुए। तो देश को कहां ले जाना है वो आपको ही सोचना पड़ेगा, आपको ही सोचना पड़ेगा। तो ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी आने वाले समय में आप पर है, और इसी वजह से हम आज से संकल्प करें कि हमारा देश धीरे धीरे कैसे आगे बढ़े और देश पूरा विश्व का नेतृत्व करे, इस दिशा में हम प्रयास करें। आप सबको फिर से बधाई, धन्यवाद।